Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ये फिजिक्स पर। तो पिछली वीडियो से हमारी एक सीरीज़ चल रही है स्पेशली 11th क्लास के लिए, और वो है मैथमेटिकल टूल्स, है ना, यानी कि गणितीय औजार। और इस सीरीज़ की शुरुआत हमने लास्ट वीडियो में करी थी डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन से। तो पिछली वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक अवकलन पढ़ा हुआ है कि अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, फलन क्या होता है, किसी भी फलन का या किसी भी फंक्शन का हम किस तरह से अवकलन किया करते हैं। मैंने आपको उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए हुए थे और उन फॉर्मूलों का किस तरह से यूज किया जाता है किसी भी चर का, किसी भी फलन का अवकलन करने के लिए, उसके लिए कई सारे एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, है ना। तो पिछली वीडियो में हम इतना तो सीख ही चुके हैं कि कोई भी फलन का अवकलन कैसे किया जाता है। आपको भी अवकलन करने के लिए वो सारे फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में लिखे हुए हैं। अब इसी श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, यानी कि भौतिकी में अवकलन का उपयोग। क्योंकि अवकलन तो एक मैथमेटिकल टॉपिक रह गया, इसका हम फिजिक्स में क्या यूज करने वाले हैं या अवकलन को फिजिक्स में किस तरह से यूज करते हैं, ये अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। तो आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात, फिजिक्स में भौतिकी में अवकलन का क्या उपयोग है, इसको आप ऐसे समझो कि जब भी हम अवकलन को डिस्कस कर रहे थे तो जैसे अगर मुझे y का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम इसको ऐसे लिखा करते हैं dy/dx। इसी का मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन, जहाँ पर y कोई चर है ना, और x भी कोई चर है। यानी कि एक फंक्शन था मेरे पास में इस तरह से y = f(x), तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम इस तरह से लिखेंगे। और इसको भौतिकी में बोलने का मतलब क्या होता है कि y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी फिजिक्स में जहाँ भी हमें परिवर्तन की दर निकालनी होती है ना किसी भी राशि के सापेक्ष, तो हम उस राशि का अवकलन किया करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे सपोज करो हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलें चाल का, है ना। आप सभी जानते हैं चाल का मतलब क्या होता है। अगर बेसिक सी डेफिनेशन पे बात करी जाए तो चाल का मतलब हुआ करता था कि दूरी में परिवर्तन की दर, या फिर इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी वस्तु की दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको हम चाल कहते हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ कि कोई भी वस्तु किसी समय t1 पर, है ना, एक समय था t1, उस समय पर कोई भी वस्तु की जो पोजीशन थी वो थी x1, है ना। यानी कोई वस्तु चल रही है, समय t1 पर वो किसी जगह थी x1 पर, और किसी टाइम t2 पर, यानी कि समय बदल के t2 हो गया और उस चलती हुई वस्तु की स्थिति भी बदल के x2 हो गई है। तो मुझे पता है कि t1 से t2 के बीच में समय में परिवर्तन हुआ है और स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। समय में कितना परिवर्तन हुआ है, t2 - t1। जैसे मान लो 8 बजे वस्तु यहाँ थी, 8:05 पे वस्तु यहाँ आ गई है x2 पर, तो समय में कितना परिवर्तन हुआ, 8:05 में से हमने 8 को माइनस कर दिया, यानी कि t2 में से मैंने t1 को माइनस किया, जो भी आया उसको डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही कितनी दूरी उसने तय कर ली है इतने समय अंतराल में, यानी कि डेल्टा t समय अंतराल में वस्तु x1 से x2 स्थिति पर पहुंच गई है। अगर मैं ग्राफ में शो करना चाहूं तो जैसे पहले मान लो ये x अक्ष पर कोई वस्तु चल रही है, पहले वो यहाँ थी x1 पोजीशन पर, और t2 समय पर वो यहाँ पहुँच जाती है x2 पोजीशन पर, ये t1 पर थी और ये t2 पर। तो यहाँ से यहाँ तक के समय अंतराल को मैंने डेल्टा t माना हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, तो ये वाली जो दूरी होगी वो x2 - x1, है ना, x2 - x1। और ये वाला जो अंतराल है दूरियों का, इनको मैं मान सकता हूँ डेल्टा x। कहने का मतलब ये होगा कि एक वस्तु
गति कर रही थी, मोशन में थी, उसने डेल्टा टी टाइम में और इतनी दूरी में परिवर्तन कर लिया है डेल्टा एक्स, यानी इतने समय में वस्तु की दूरी में इतना परिवर्तन हो गया डेल्टा एक्स। अब अगर मैं बात चाल की करूँगा तो चाल का मतलब होता है दूरी में परिवर्तन की दर। दर से अपना मतलब है कि समय के सापेक्ष दूरी में कितना परिवर्तन हुआ है। तो मुझे पता है कि डेल्टा एक्स जो परिवर्तन हुआ है वो कितने समय में हुआ है, डेल्टा टी में, या फिर मैं ऐसे लिखूं कि डेल्टा टी टाइम में दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा एक्स। तो एकांक समय में कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना। और एकांक समय में दूरी में परिवर्तन को ही तो हम बोलते हैं दूरी में परिवर्तन की दर, इसी को तो हम चाल बोलते हैं। इसका मतलब ये एक्चुअली क्या चाल का फॉर्मूला हो गया, v इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर या एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, उसको हम चाल कहते हैं। तो ये v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। फिजिकली इतना हम जानते हैं कि हम चाल को इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं आज तक। अब हम इसको अवकलन के रूप में लिखना चाहते हैं। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि ये जो समय अंतराल है डेल्टा टी, ये बहुत छोटा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी समय अंतराल है वो बहुत छोटा है, 1 सेकंड, आधा सेकंड या उससे भी छोटा है। अगर ये समय अंतराल बहुत छोटा है, यानी कि डेल्टा टी का मान इतना छोटा है कि डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, तब इसी चाल के फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये लिखने का केवल मतलब ये है कि हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि डेल्टा टी का मान जो है वो 0 की ओर अग्रसर है। मतलब जो समय अंतराल हम लेके चल रहे हैं, ये वाला या फिर ये वाला, ये समय अंतराल बहुत छोटा है। मतलब हम जो भी कहानी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहुत छोटे से समय के लिए बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु यहाँ थी और एक बहुत छोटे से समय के बाद में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होकर वस्तु यहाँ आ चुकी है। इसका केवल मतलब ये है कि डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत छोटा है। तब उसी चाल के फॉर्मूले को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसी का मतलब हुआ करता है x का t के सापेक्ष अवकलन। हमने लास्ट वीडियो में ये बात कर रखी है। तो इसी बात को मैं अवकलन के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, dx अपॉन dt, है ना। इसका भी मतलब वही है जो आप यहाँ कह रहे थे कि दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर या एकांक समय में तय की गई दूरी, और इसका भी वही मतलब है कि दूरी में परिवर्तन की दर। लेकिन अवकल गणित की भाषा में, डिफरेंशियल कैलकुलस की भाषा में हम इसको क्या बोला करेंगे, स्थिति का या फिर दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन। यानी कि या तो मैं यूँ कह दूं कि स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, या अवकलन की भाषा में इसी को मैं बोला करूँगा x का यानी कि दूरी का या स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन। तो फाइनली मुझे अवकलन का एक यूज पता चल गया कि जब भी हमें चाल निकालनी है तो हमारा जो पुराना तरीका था, जैसा कि हम आज तक पढ़ते आ रहे थे 9th क्लास से लेके, कि चाल का मतलब हुआ करता है दूरी में परिवर्तन की दर, और उसी को अब हमें दूसरा तरीका मिल गया लिखने का अवकलन के रूप में। इसका भी मतलब वही है, दूरी में परिवर्तन की दर। यानी कि अगर हम दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमें वेग मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये तो चाल की बात हो गई। ऐसे ही अगर मैं वेग की बात करूंगा तो वेग का मतलब हो जाएगा v वेक्टर बराबर dx वेक्टर अपॉन dt। यहाँ x वेक्टर का मतलब है विस्थापन, x दूरी है, और x वेक्टर का मतलब विस्थापन, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो x वेक्टर लिखना है हमें। ऐसे ही ये v क्या है, ये चाल है, और v वेक्टर क्या है, वेग है। यानी चाल का मतलब दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन, या फिर दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें चाल मिल जाती है। ऐसे ही विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेग, क्योंकि हमें वेग का भी फॉर्मूला पता है, वेग की भी डेफिनेशन हमें पहले से पता है। वेग का मतलब होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दरों को अब हम अवकलन के रूप में इस तरह से लिखा करते हैं। इसका भी मतलब है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और अवकल गणित की भाषा में बोलूँगा तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। तो हमें पता चल गया कि अवकलन का जहाँ भी हमें दर निकालनी होगी फिजिक्स में, वहाँ हम यूज कर सकते हैं अवकलन का, है ना। जैसे दूरी में परिवर्तन की दर निकालनी है तो दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर निकालनी है तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। अगर मैं बात त्वरण की करूं तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर या एकांक समय में वेग में होने वाला परिवर्तन। तो अगर मैं त्वरण को लिखना चाहता हूं अवकलन के रूप में, त्वरण यानी कि ए वेक्टर, ये भी सदिश राशि है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर मैं त्वरण को अवकलन के रूप में लिखना चाहूँ तो फिर ऐसे लिखूँगा डी वेक्टर अपॉन डी टी, क्योंकि हमें त्वरण की डेफिनेशन पता है। त्वरण का मतलब क्या हुआ करता है, वेग में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर को अवकलन के रूप में ऐसे लिखा करते हैं कि अगर मुझे वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है तो मैं वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। अगर हमें विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इस तरह से अवकलन का क्या यूज है फिजिक्स में, तो बहुत ज़्यादा यूज हम फिजिक्स में करते हैं अवकलन का। जहाँ भी हमें किसी राशि में किसी दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी होगी वहाँ हम अवकलन किया करेंगे पहली राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष। उसके मैंने आपको ये कई सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं। अगर मुझे चाल निकालनी है, इसका मतलब मुझे दूरी में परिवर्तन की दर निकालनी है समय के सापेक्ष, मतलब दूरी समय के साथ किस तरह से बदल रही है, तो हमने दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया, वेग मिल गया। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन किया तो वेग मिला, ये चाल। और वेग का समय के सापेक्ष अवकलन किया तो त्वरण मिला। इसके अलावा और भी बहुत सारी राशियां होंगी जहां पर परिवर्तन की दर निकालनी होती है। तो जहां भी परिवर्तन की दर स्पेशली हमें निकालनी होगी वहां हम राशियों का अवकलन किया करेंगे। तो अवकलन का ये यूज हो गया फिजिक्स में। एक और यूज हमें काफ़ी ज़्यादा करना होता है फिजिक्स में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, अवकलन का या डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफीय निरूपण की। तो ग्राफीय निरूपण के लिए सबसे पहले मैं एक फलन लेके चल रहा हूँ। मान लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। फलन से मतलब जैसे इस तरह का कोई भी समीकरण y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, इसमें y x का एक फलन है क्योंकि y का मान डिपेंड कर रहा है x पर। ऐसे और भी किसी रूप में हो सकता है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस या माइनस 2 3, इस तरह का। ये सब क्या है, ये सब y का फलन है, मतलब x का फलन है सब में y। तो हमें करना क्या है कि इन फलनों के आधार पर एक ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे मैं एक ग्राफ खींचूं किसी भी एक फलन के लिए, ये कैपिटल x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, इस पर मैंने x चर ले रखा है वेरिएबल, और इस वाले अक्ष पर हमने जो चर लिया हुआ है वो y है वेरिएबल, ठीक है ना। इनमें से कोई भी इस तरह का एक फलन लेके और हमने उसके लिए ग्राफ खींचा। ग्राफ प्लॉट करना आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं एक बार जल्दी से बता दूं कि सपोज करो मुझे इस फलन के लिए ग्राफ खींचना है, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लिया करते हैं जिसमें x और y के कई सारे मान होंगे। इस समीकरण में अपनी तरफ से x की कोई वैल्यू रखते चले जाओ और y की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। जैसे सपोज करो मैं x की वैल्यू इसमें 0 रख दूँ पहले, है ना, तो 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 रखूँगा तो ये भी 0, तो 3 बचेगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 2 2 हो गया, यानी कि 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा। x का मान 1 रख रहा हूँ तो y का मान 6 मिल रहा है। ऐसे ही x का मान जब 2 रखूँगा तो y का कोई न कोई मान यहाँ निकल के आएगा, 3 रखूँगा तो y की एक और वैल्यू निकलेगी। इस तरह से हमें x और y के कई सारे मान मिल जाएंगे, और जब x y के कई सारे मान मिल जाएँ तो ग्राफ में उनको हम उचित स्केल के माध्यम से और एक ग्राफ खींच देते हैं इस तरह से। तो मान लो मैंने इस तरह का कोई भी एक फलन ले रखा है और उस फलन के लिए मैंने ग्राफ खींचा, और हो सकता है हमें इस तरह की रेखा मिल जाए, ज़रूरी नहीं है इसी तरह की मिले, मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ केवल कि कोई भी एक फलन लिया हमने और जब ग्राफ खींचा उस फलन के आधार पर तो इस तरह का ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ हमें ऐसा न मिल के कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाए, या इसके अलावा भी कोई और आकृति में मिल सकता है। कहने का मतलब वो तो फलन पे, समीकरण पे डिपेंड करता है। समीकरण जब हमारे सामने होगा तो हम इस तरह से x y के बहुत सारे मान निकाल के तब पता कर पाएंगे ग्राफ सीधी रेखा के रूप में आएगा या इस तरह का कोई कर्व आएगा या फिर और भी किसी आकृति में आ सकता है। हम केवल समझने वाली बात है, इसीलिए इस तरह का या इस तरह का कोई भी एक ग्राफ लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफ की स्लोप का। स्लोप से क्या मतलब होता है? स्लोप हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो प्रवणता। प्रवणता का अर्थ क्या होता है? तो बेसिक सा प्रवणता का अर्थ होता है कि कोई भी रेखा का झुकाव। हम जब दो राशियों के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, उस ग्राफ से जो रेखा, जो वक्र मिलता है, उस वक्र का x अक्ष के साथ में या पॉजिटिव x अक्ष के साथ में जो झुकाव जो होता है उसी को हम बोलते हैं प्रवणता। मैथमेटिक्स की भाषा में उसी का मतलब होता है स्लोप।
अब किसी भी ग्राफ से प्राप्त होने वाले वक्र का या रेखा का स्लोप या प्रवणता निकालते कैसे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जो रेखा हमें मिली है वो एक्स अक्ष के, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ में कितना एंगल बना रही है। जितना भी ये कोण बना रही होती है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ में, उस कोण का टेन जो होता है, यानी कि टेन थीटा को ही हम प्रवणता बोलते हैं। अभी के लिए आपको केवल ये बात याद रखनी है कि जब भी हमें किसी वक्र की, किसी रेखा की प्रवणता निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा का मान निकालते हैं। वो रेखा जितना भी पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ में एंगल बना रही होती है, उस एंगल की स्पर्शज्या टेन थीटा का मान निकाल देंगे, उसी को हम प्रवणता बोलते हैं। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि टेन थीटा से ही प्रवणता क्यों निकालते हैं। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि जब भी हमें प्रवणता निकालनी होगी इसकी तो हमेशा क्या निकालना होता है, टेन थीटा। अब अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें ना, ये वाली रेखा और ये वाले वक्र को, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाली रेखा की प्रवणता हर जगह एक जैसी है। प्रवणता मतलब झुकाव, यानी कि इस वाली रेखा का झुकाव हर जगह एक जैसा है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं भी पॉइंट ले लूँ, हर जगह इसका झुकाव जो है एक जैसा है। लेकिन ये जो कर्व है ना, इसका झुकाव हर जगह एक जैसा नहीं है। सपोज करो कि आपको इस तरह की या फिर इस तरह की किसी सतह पर चढ़ना पड़ता है ना, तो आपको झुकाव समझ में आता। अगर मैं यहाँ से इस सतह पर चढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो मुझे जितनी परेशानी यहाँ चढ़ने में होगी उतनी यहाँ पर होगी, उतनी यहाँ पर, उतनी ही आगे, है ना। यानी कि जितनी एनर्जी हमारी खर्च यहाँ हो रही है ना चढ़ने में, उतनी ही होती रहेगी एंड तक। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका झुकाव हर जगह एक जैसा है, क्योंकि हर जगह डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा है। लेकिन अगर इस तरह की किसी सतह पर मुझे चढ़ना पड़ता तो यहाँ से यहाँ तक क्या बड़ी आसानी होती चढ़ने में, यहाँ तक हम बड़े आराम से चलते चले जाते। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वैसे वैसे डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जा रही है थोड़ी थोड़ी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाले कर्व का झुकाव जो है वो हर जगह एक जैसा है ही नहीं। और वैसे भी दिख रहा है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ झुकाव कितना है, यहाँ झुकाव कितना है, यहाँ झुकाव कितना है, तो हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पर हमसे झुकाव या प्रवणता पूछी जा रही है, उस पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। यूँ एक स्पर्श रेखा आपने इस तरह से खींची है उस पॉइंट पर। अब ये स्पर्श रेखा जो भी एंगल बना रही है, उसकी टेन थीटा जो कुछ भी होगी वो यहाँ पे प्रवणता शो करेगी। यहाँ पर अगर मुझसे झुकाव पूछा जाता है तो मुझे एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच देनी है, इस तरह से इसको टच करते हुए जाएगी, है ना। ये एक स्पर्श रेखा हो गई। अब ये वाली स्पर्श रेखा ने इसके साथ में जो कोण बनाया है वो कोण अलग है। ये मान लो θ1 है, ये θ2 है। इस पॉइंट पर अगर हमसे पूछा जाता है प्रवणता का मान या झुकाव कितना है, तो यहाँ हमने एक टेंजेंट खींची है स्पर्श रेखा। ये वाला जो कोण आएगा ये अलग आएगा, आप फिगर में देख पा रहे होगे। ये वाली रेखा का कोण छोटा है, ये वाली स्पर्श रेखा का जो कोण है वो थोड़ा और बड़ा है। और आगे चले तो ये वाली स्पर्श रेखा जो है इसका कोण जो है वो और बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे प्रवणता निकालनी है तो बड़ा आसान है, क्योंकि हर जगह इसका जो एंगल बन रहा है ना एक्स अक्ष के साथ में, वो हर जगह सेम है। यहाँ का कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब थीटा ही होंगे यहाँ पर तो। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो इसका हर जगह एंगल एक जैसा नहीं है। और हर जगह एक जैसा नहीं है ये हमें कैसे पता चला, तो हमने जगह जगह टेंजेंट खींच के देखी है स्पर्श रेखा। यहाँ स्पर्श रेखा कम कोण बना रही है, ये वाली स्पर्श रेखा ज़्यादा बना रही है, मतलब हर जगह झुकाव एक जैसा है नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वक्र की प्रवणता अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग प्रकार की है। ये वाले वक्र की, ये वाली रेखा की प्रवणता हर जगह एक जैसी है। तो एक तो मैं आपको ये बता रहा था कि जहाँ भी हमें प्रवणता निकालनी होती है जिस वक्र की, तो हम हमेशा टेन थीटा का मान निकालते हैं। टेन थीटा का मान ही क्यों निकालते हैं, तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में प्रवणता निकालना चाहता हूं तो जिस पॉइंट पर हमसे प्रवणता पूछी जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में हर पॉइंट पर एक जैसी प्रवणता, एक जैसा झुकाव है ही नहीं, तो अलग अलग पॉइंट पर आपसे प्रवणता अलग अलग पूछी जाएगी। अगर मुझसे इस पॉइंट पर प्रवणता पूछी जा रही है तो मैं पहले इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। वो स्पर्श रेखा पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ में जितना भी कोण थीटा बनाएगी, उसकी टेन थीटा का मान जो होगा वो वहाँ पर प्रवणता होगी। अब बात यह है कि हम प्रवणता हमेशा टेन थीटा से ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि टेन का जो पूरा नाम है वो एक्चुअल में टेंजेंट है ना। हम तो शॉर्ट में केवल टेन बोल दिया करते हैं, टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट को हिंदी में हम बोला करते हैं स्पर्शज्या, है ना, स्पर्शज्या। जैसे साइन का पूरा नाम
ये हो गया SINE, है ना। कॉस तो हम अधूरा बोलते हैं, एक्चुअल में क्या कोसाइन होगा। ऐसे टेंजेंट, टेन का मतलब हो गया टेंजेंट, और हिंदी में बोलें तो स्पर्शज्या, यानी कि जब भी हमें प्रवणता निकालनी होती है तो हम स्पर्श रेखा का झुकाव निकालते हैं। स्पर्श रेखा के झुकाव का मतलब है मैं स्पर्शज्या निकालता हूँ, और स्पर्शज्या निकालने का मतलब हम tan थीटा का मान निकालेंगे। तो प्रवणता मतलब स्पर्श रेखा का झुकाव, और स्पर्श रेखा का झुकाव मतलब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का मतलब tan थीटा। तो जब भी हमें प्रवणता निकालनी होगी तो हम हमेशा क्या करेंगे, उस रेखा की tan थीटा का मान निकालेंगे। तो एक तो बात ये हो गई कि प्रवणता होती क्या है, और आज तक मैथमेटिकली हम किस तरह से प्रवणता निकाला करते हैं। तो जहाँ भी प्रवणता निकालते हैं वहाँ पर हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। अब बात ये आ जाती है कि अगर इस तरह का कोई वक्र, इस तरह की कोई सीधी रेखा हमें मिल रही है तो यहाँ पर प्रवणता हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हर जगह tan थीटा का मान एक जैसा होगा। क्यों एक जैसा होगा? क्योंकि हर जगह थीटा एक जैसा है, हर जगह कोण झुकाव एक जैसा है, इसलिए यहाँ हर जगह tan थीटा का मान एक जैसा आएगा। अब tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे वक्र पर कहीं भी 2 पॉइंट ले लिए, ये वाला और ये वाला, जैसे A और B, और उन 2 पॉइंट से 2 लंब तो हम डालेंगे x एक्सिस पर, इस तरह से, है ना, और 2 लंब हमने डाल दिए y एक्सिस पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी वैल्यू होगी x के पदों में ही होगी, मैं उसको मान लेता हूँ डेल्टा x। जैसे यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये कितना हो गया x2 माइनस x1, मैंने उसको मान लिया डेल्टा x। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की y2, यहाँ से यहाँ तक की y1, तो ये कितनी होगी, उसको मैंने मान लिया डेल्टा y। और इस रेखा को आगे बढ़ा दूंगा, जो कोण ये बन रहा है वही कोण ये होगा, यानी कि ये भी एंगल थीटा है। अब मुझे अगर इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, इसका मतलब मुझे tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। अब इस ट्रायंगल में लंब ये है ना, अगर जैसे मैं इसको n बिंदु दे दूं तो BN ये लंब हो गया, और आधार AN। अगर इनकी वैल्यू मैं निकालूं तो BN की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा y, ये और ये एक जैसी है ना, तो BN का मतलब डेल्टा y, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल y। और AN की वैल्यू कितनी है, वो डेल x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल x। तो ये tan थीटा का मान इस तरह से हमने निकाल लिया कि इनकी प्रवणता कितनी होगी, डेल y अपॉन डेल x। लेकिन ये जो मेथड है ना प्रवणता निकालने का, ये केवल ऐसी ही सिचुएशन में लागू हो सकता है जहाँ पर हमें रेखा एकदम सीधी मिल रही है, सरल रेखा के रूप में। अगर मुझे कोई इस तरह का वक्र मिल रहा है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया हुआ था, अगर इस तरह का वक्र हमें कहीं पर मिलता है तो फिर हम इस तरीके से प्रवणता नहीं निकाल सकते हैं। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका झुकाव हर जगह एक जैसा है ही नहीं है। तो जब मैं tan थीटा का मान निकालूंगा तो यहाँ tan थीटा का मान अलग आएगा, वहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, क्योंकि हर जगह थीटा एक जैसा है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहाँ भी हमें प्रवणता निकालनी होती है वक्र की, उस वक्र पर, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पर बताना है प्रवणता का मान। अब अगर इस पॉइंट पर मुझे प्रवणता का मान बताना है और मैं तरीका ये अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक पता ही है कि जब भी प्रवणता निकालनी है तो tan थीटा का मान निकालना है। अब tan थीटा का मान अगर कोण दे रखा है तब तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि सपोज करो थीटा की वैल्यू दे रखी होती है उसमें 45 डिग्री, तो मैं यहाँ 45 रख देता और मुझे बड़े आराम से पता चल जाता कि tan 45 का मान 1 होता है, मतलब इसका झुकाव इतना हो गया। लेकिन जब हमें कोण की वैल्यू ना पता हो तो फिर हम ये इस तरह से tan थीटा का मान निकाल सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करके। अब बात इसकी चल रही है कि हमने x और y के बीच में ग्राफ खींचा और ग्राफ से इस तरह का कर्व, इस तरह का एक वक्र मिल रहा है, और उस वक्र की हमसे इस पॉइंट पर पूछी जा रही है प्रवणता कितनी होगी, यहाँ पर हमें इसका झुकाव बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पास में ही एक और बिंदु लेंगे, जैसे ये एक पॉइंट है A, इस पर तो हमें बतानी है प्रवणता कितनी होगी। मैंने इसके बिल्कुल नज़दीक एक पॉइंट ले रखा है। बिल्कुल नज़दीक पॉइंट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूर जाऊँगा तो झुकाव इस पॉइंट का अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा तो फिर प्रवणता यहाँ की अलग और वहाँ की अलग हो जाएगी, है ना।
क्योंकि ये वक्र है। अगर मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पर मुझे झुकाव, इस पॉइंट पर मुझे प्रवणता पता चले, तो मुझे दूसरा पॉइंट इसकी तरह बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना है। यहाँ तो हम यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पूरी रेखा का झुकाव एक जैसा है। लेकिन इस पूरे वक्र का झुकाव एक जैसा नहीं है, इसीलिए मैं इस मेथड से अगर प्रवणता निकालना चाहता हूँ तो मुझे दूसरा पॉइंट पहले वाले पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक लेना पड़ेगा। मैंने फिगर में फिर भी इसको बहुत दूर दिखाया हुआ है, बल्कि ये बिल्कुल एक ही जगह मान लो, लगभग इस तरह से। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल ना के बराबर है। हालांकि हम फिगर में इसको काफ़ी दूर देख रहे हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, फिर से दो लंब डाल देंगे इस तरह से एक्स एक्सिस पे, और दो लंब हम यहाँ डाल देंगे वाई एक्सिस पे। ये वाली जो वैल्यू है वो डेल्टा एक्स और ये वाली जो वैल्यू है वो डेल्टा वाई। अब क्योंकि मैं प्रवणता निकाल रहा हूँ टेन थीटा से, तो टेन थीटा बराबर फिर से इसी तरीके से जब प्रवणता निकालूंगा तो क्या आएगी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन ध्यान रहे अब की बार ए और बी दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एक्स का मान जो होगा वो बहुत छोटा होगा। और कितना छोटा होगा, तो जीरो की ओर अग्रसर है लगभग। यानी अब इसी प्रवणता को फिर मैं नए तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये क्यों लिखा, क्योंकि दोनों पॉइंट ए और बी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है ये लगभग जीरो के आसपास पहुंच गई है, जीरो की ओर अग्रसर है। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और आगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और इसको हम कैसे लिखते हैं, अवकलन के रूप में, यानी कि प्रवणता, यानी कि टेन थीटा बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। जो चीज़ यहाँ पर लिखी है इसी को अवकलन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अवकलन का एक यूज मुझे ये पता चल गया कि जहाँ भी हमें वक्र की प्रवणता निकालनी होगी वहाँ हम y का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया करेंगे, बशर्ते कि ग्राफ हमने x और y और x के बीच में खींचा हो। तो अब मान लो जैसे यहाँ पर x होता और यहाँ पर टाइम होता, यह स्थिति और ये समय, तो फिर मैं प्रवणता निकालने के लिए क्या करता, स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन कर देता। तो अवकलन का एक यूज मैंने आपको ये बताया। एक तो हम शुरुआत में डिस्कस करके आ रहे थे कि जहाँ भी हमें परिवर्तन की दर निकालनी है, कोई भी राशि में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उस राशि का अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष तुम परिवर्तन की दर निकालना चाहते हो। और अगर हमें दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचने से जो वक्र मिलता है उसकी प्रवणता निकालनी होती है, तो प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस वाली राशि का एक्स एक्सिस वाली राशि के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। इससे मत चिपक जाना कि वाई का एक्स के सापेक्ष करना होता है। इस एक्सिस पर जो भी आपने ले रखा होगा, है ना, मैंने इस पर अगर वेलोसिटी ले रखी है वेग, और यहाँ पर टाइम ले रखा है, और जो वक्र मिला उसकी प्रवणता निकालनी है, तो वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा, यानी कि डी अपॉन डी टी से हमें प्रवणता मिल जाएगी। तो जब भी हमें प्रवणता निकालनी होगी किसी भी वक्र की, तो हम क्या किया करेंगे, हमेशा ये वाली राशि का ये वाली राशि के सापेक्ष अवकलन कर दिया करेंगे और हमें प्रवणता मिल जाया करेगी। अब प्रवणता भी अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रवणता निकालने के लिए हम टेन थीटा को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मान लो थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यानी कि ऐसी स्थिति में कोई झुकाव होगा ही नहीं। थीटा की वैल्यू जीरो तब होगी जब वक्र इस तरह का मिले, कुछ ऐसा करके अगर मुझे वक्र मिल जाता है, तो थीटा यानी कि एक्स अक्ष के साथ में ये रेखा कितना कोण बना रही है, तो कोई कोण नहीं बना रही, जीरो एंगल बना रही है, तो मैं कह दूंगा कि इसकी प्रवणता जो है वो जीरो है, मतलब इसमें कोई झुकाव नहीं है। और थीटा की वैल्यू अगर जीरो से लेके 90 के बीच में कुछ भी है, जीरो से 90 के बीच में अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी है, तो हमें पता है कि टेन में जीरो से 90 के बीच में जब कोण होता है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, जैसे 1030, 1045, 1060। यानी कि एंगल अगर 0 से 90 के बीच में है तो जो भी प्रवणता आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जैसे वक्र यूँ मिल रहा है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो सकता है, 40 का, 50 का, 60 का, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो प्रवणता है वो कैसी होगी, धनात्मक। यानी वक्र ऐसा मिले, ऐसा मिले, इस तरह का मिले, इस तरह का मिले, यानी एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो, हमेशा जो प्रवणता होगी वो कैसी होगी, धनात्मक। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई वक्र यूँ करके है,
ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब उसकी प्रवणता हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि उसका जो एंगल बनता है वो 90 से कम ही कम रहता है। और अगर एंगल 90 डिग्री से ऊपर चला जाए, 100, 120, 150, 180, अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में tan थीटा का मान हमेशा नेगेटिव आया करता है ना। आप निकाल के देख सकते हैं, जैसे tan 180 की वैल्यू, tan 120, 150 की वैल्यू, इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी? नेगेटिव आएगी, जो भी होगी। कब आएगी tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव? अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से बड़ी है ना, 90 और 180 के बीच में है, तो tan थीटा का मान जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। और यहाँ अगर मैं फिगर में दिखाना चाहूँ जैसे अलग से, ये कि अगर किसी वक्र की प्रवणता नेगेटिव है तो इसका मतलब उसका जो कोण होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। और कोण 90 डिग्री से बड़ा तब बनेगा जब वक्र इस तरह का, रेखा इस तरह की मिले, क्योंकि अब ये जो कोण है ये वाला, ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो ध्यान रखें, अगर वक्र इस तरह का मिलता है तो हमेशा इसका एंगल 90 डिग्री से छोटा रहेगा और हम कह देंगे कि इसकी जो प्रवणता है वो पॉजिटिव है। और वक्र अगर इस तरह का मिलता है तो इसका जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है और हम कह देंगे कि इसकी जो प्रवणता है वो नेगेटिव है। तो ध्यान रखना है, इसका हम आगे यूज करना है। इस तरह के वक्र की प्रवणता पॉजिटिव और इस तरह के वक्र की प्रवणता नेगेटिव। या फिर यूँ समझ लो कि अगर हम किसी भी सतह पर चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं ऐसे करके, तो हम कह देंगे कि इसकी जो प्रवणता है, इसका जो झुकाव है वो धनात्मक है। और अगर उतरते आ रहे हैं नीचे की तरफ ऐसे करके, तो हम कह देंगे कि इसकी जो प्रवणता है, इसका जो झुकाव है वो ऋणात्मक है। तो अब तक हम बात कर चुके हैं कि अवकलन का फिजिक्स में क्या यूज है ना। ये सारी बातें मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करी है क्योंकि आपको इसकी थ्योरी से कोई खास लेना देना है नहीं। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि जब भी हमें फिजिक्स में कोई भी राशि में, कोई भी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, यानी कि जब भी हमें परिवर्तन की दर निकालनी होगी किसी भी राशि में, तो हम हमेशा उसका अवकलन कर दिया करेंगे उस राशि के सापेक्ष जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना चाहते हैं। और दूसरी बात, दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचने से जो वक्र, जो रेखा मिलती है, उसकी प्रवणता अगर हमें निकालनी है, स्लोप अगर हमें उसका निकालना है, तो भी हम उसका अवकलन करके प्रवणता निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो बातें आप याद रखें। तो अब अवकलन के उपयोग को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की, है ना। मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट और मिनिमा मतलब निम्निष्ट। तो सबसे पहले तो एक बार हम ये जान लेते हैं कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट का मतलब क्या होता है ना। मैक्सिमा मिनिमा बोलते किसको है। फिर बाद में हम ये बात करेंगे कि अगर हमें कोई फंक्शन, कोई फलन दे दिया जाए तो उस फलन में मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन या स्थिति कैसे जानते हैं, है ना, कि कहाँ मैक्सिमा बनेगा, कहाँ मिनिमा बनेगा, ये कैसे निकालते हैं। तो पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा होते क्या है। सपोज करो मेरे पास में कोई एक फलन है, एक फंक्शन है ना, y बराबर fx, इस तरह का कोई भी एक फलन है। जैसे कोई भी एक समीकरण हमें दे दिया जाए, y बराबर x³ + 2x² + 3x + 4, इस तरह का कोई भी एक समीकरण अगर मुझे दे दिया जाता है तो मैं उस समीकरण, उस फलन के लिए एक ग्राफ खींचता हूँ। मान लो हमने इस अक्ष पर ले रखा है x को और इस अक्ष पर ले रखा है y को, है ना। ग्राफ खींचा, ग्राफ खींचने पर किसी भी तरह का एक वक्र मिल सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो मुझे इस तरह का कोई वक्र मिला। अब इस वक्र में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट को हम बोलेंगे मिनिमा, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको हम बोला करेंगे मैक्सिमा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वक्र और भी आगे चल रहा हो, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये दूसरा मैक्सिमा हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये दूसरा मिनिमा हो गया। यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों क्या हैं, ये मिनिमा हो गए, ये वाले दोनों पॉइंट। और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये मैक्सिमा हो गए। तो हम मैक्सिमा के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ग्राफ से प्राप्त होने वाले वक्र पर ऐसा कोई बिंदु जिस पर निकटवर्ती दूसरे बिंदुओं की तुलना में वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है ना, इसके आसपास के दूसरे पॉइंट की तुलना में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसको हम मैक्सिमा बोलेंगे। और वो वाला पॉइंट जिस पर वैल्यू सबसे कम होती है अपने आसपास के दूसरे बिंदुओं की तुलना में, उसको हम बोलते हैं मिनिमा। तो ये तो बात होगी कि मैक्सिमा या मिनिमा बोलते किसको हैं। अब मैक्सिमा या मिनिमा की स्थिति से क्या मतलब है। जैसे मुझे ये पता है कि ये वाला मिनिमा हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। यहाँ x का कोई न कोई मान होगा,
जैसे मैंने x और y के बीच में ये जो ग्राफ खींचे उसके लिए पहले मैंने इन एक्सिस पे, इन अक्षों पर कोई न कोई रीडिंग, कोई न कोई स्केल भी तो सेट किया होगा कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। ऐसे यहाँ पर भी हमने कोई न कोई वैल्यू फिक्स करी होगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मिनिमा हमें कहाँ मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि x बराबर 2 पर जब x का मान 2 हो जाता है तो वहाँ पे फलन की वैल्यू का न्यूनतम है, यानी कि यहाँ पर हमें मिनिमा मिल रहा है। और मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, तो मैक्सिमा के लिए हमने यहाँ एक लंब डाला, ये आ रहा है, जैसे मान लो ये 4.2 है यहाँ पर इस जगह, तो मैं कह दूंगा कि जब x की वैल्यू 4.2 होती है तो वहाँ पर हमें मैक्सिमा मिलता है। तो करना क्या होता है कि हमें कोई भी एक फलन दे दिया जाता है y और x के बीच में, अगर मुझे कोई एक समीकरण दे दिया जाएगा तो उस समीकरण से हमें बताना होगा कि x के किन किन मानों पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहे हैं। अब कैसे निकालते हैं मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन, वो एक बार डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर मुझसे ये पूछा जाए ना कि इस पॉइंट पर प्रवणता कैसी है, कैसी से मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या फिर जीरो है, तो अभी हम प्रवणता को डिस्कस करके आ रहे हैं कि अगर कोई वक्र इस तरह का मिल रहा है ना, ऐसे करके, तो मैं मानता हूँ कि उसकी जो प्रवणता होती है वो पॉजिटिव होती है। और अगर वक्र यूँ उतर रहा है नीचे की तरफ तो हम कह देते हैं कि उसकी जो प्रवणता होती है वो नेगेटिव होती है। और अगर वक्र कहीं ऐसे करके बिल्कुल क्षैतिज यानी एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है तो हम कह देते हैं कि उसकी जो प्रवणता है वो जीरो है। या फिर यूँ देख लो कि अगर मैं यहाँ स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये ऐसे करके आएगी और एक्स अक्ष के साथ में उस स्पर्श रेखा का जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा बनेगा, इसलिए प्रवणता पॉजिटिव। और अगर यहाँ मैं कोई पॉइंट लूँ, इस पॉइंट पर अगर मुझसे प्रवणता पूछी जाएगी तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, यूँ आएगी, अब जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में वो 90 से बड़ा बनेगा, तो प्रवणता नेगेटिव आ जाएगी। और अगर इस पॉइंट पर प्रवणता की बात चले तो इस पॉइंट पर अगर मैं प्रवणता निकालना चाहता हूं तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, ये वाली जो टेंजेंट है, ये जो स्पर्श रेखा है वो इसके समांतर है, मतलब एंगल जीरो। और अगर एंगल जीरो है तो इसकी प्रवणता कितनी हो गई, जीरो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैक्सिमा पर हमेशा प्रवणता क्या जीरो होती है, भले ही मैं चाहे वो इस वाले मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ या फिर इसकी। यहाँ भी अगर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो एकदम सीधी आएगी, इसके समांतर आएगी, तो इसकी भी प्रवणता जीरो। तो हमें एक कंडीशन ये पता चलेगी कि मैक्सिमा पे हर जगह प्रवणता जो होती है वो जीरो होती है। ऐसे ही मिनिमा की अगर बात करें तो मिनिमा पर भी स्पर्श रेखा इस तरह से खींचूंगा तो ये भी इसके समांतर आ रही है, मतलब इसकी भी प्रवणता जीरो है ना, इसकी भी प्रवणता जीरो है। तो एक शर्त हमें ये पता चल गई कि मैक्सिमा की बात करें, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा पर प्रवणता को अवकलन के रूप में क्या लिखेंगे, dy/dx हमेशा कितनी होती है, जीरो। और मिनिमा पर भी प्रवणता का मान कितना होता है, जीरो। यानी कि अगर मैं कोई फलन दिया जाता है, सपोज करो मुझे इस तरह से कोई फलन दिया जाता है x³ + 2x प्लस इस तरह से कुछ भी एक फलन दे दिया जाता है, और अगर मुझे उससे बतानी है कि इसकी कहाँ मैक्सिमा मिल रहा है, कहाँ पर मुझे मिनिमा मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों की जो भी फलन हमें दिया जाएगा उसका x के सापेक्ष अवकलन करके प्रवणता निकालेंगे दोनों की, और उस प्रवणता का मान दोनों के लिए ही क्या जीरो होना चाहिए। यानी मैक्सिमा के लिए भी प्रवणता जीरो होती है, मिनिमा के लिए भी प्रवणता जीरो होती है। अभी मैं आपको केवल बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमें एक तो ये पता चल गया कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों ही जगह फलन की जो प्रवणता होती है वो हमेशा जीरो होती है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। प्रवणता की तो हम बात कर चुके हैं कि प्रवणता का मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन, अगर यहाँ y और यहाँ x लिया है तो। अब एक नई परिभाषा आपको और समझनी है, वक्रता। जैसे प्रवणता की बात करी थी कि प्रवणता का मापन किया जाता है dy/dx से, ऐसे ही वक्रता का मापन जो किया जाता है वो d2y/dx² से। अब ये क्या चीज़ है, इसका मतलब है जैसे dy/dx का मतलब क्या होता है, y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन। तो d2y/dx² का मतलब हो गया y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन। y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन करते हैं तो फिर उसको इस तरह से लिखा करते हैं। अगर y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो ऐसे लिखा करेंगे। अगर मुझे 3 बार अवकलन करना है y का x के सापेक्ष तो फिर उसको हम लिखा करेंगे d3y/dx³। चलिए पहले इसी को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझे इस तरह का एक समीकरण दिया हुआ है
2x³ प्लस 3x² प्लस 4। इस तरह का हमारे पास में कोई समीकरण है और हमसे पूछा गया है d2y अपॉन dx² का मान क्या होगा। मतलब मुझसे y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन कराया है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि पहले तुम y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर लो जैसे करते हैं वैसे, और जो भी आंसर आए उसका एक बार और कर देंगे तो 2 बार अवकलन हो जाएगा। तो पहले मैं y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करता हूँ, यानी कि dy अपॉन dx का मान निकाल लेते हैं पहले हम। तो ये y की वैल्यू है, इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन करना है। सारे फॉर्मूले में आपको लिखा चुका हूँ कैसे करते हैं अवकलन। इसमें 2 कांस्टेंट है तो इसको तो अलग कर लेंगे, है ना। x की पावर 3 का अवकलन करूँगा तो कितना आएगा 3x²। मैंने आपको उस टाइम बताया हुआ था लास्ट वीडियो में कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और जितनी पावर थी उनमें से एक कम रह जाती है ना। फिर आगे चलेंगे, 3 कांस्टेंट है, अलग कर लिया। x² का अवकलन करेंगे तो जितनी पावर थी वो आगे आ जाएगी और पावर जितनी थी उनमें से एक कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 1, और उसको लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में प्लस 4 का करेंगे, और 4 क्योंकि कांस्टेंट है और अकेला है तो उसका 0। तो इसलिए y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पे आंसर क्या मिल रहा है हमें 2 × 3 यानी कि 6x² प्लस 6x। ये तो वैल्यू आ गई है dy अपॉन dx की, लेकिन हमें करना था 2 बार अवकलन। तो जो आंसर अपना निकल के आया है ना एक बार अवकलन करने पर, उसका एक बार अवकलन और कर देंगे। यानी कि मुझे अभी इसका जो आंसर आया है ना, इसका मुझे एक बार अवकलन और करना है। dy अपॉन dx से जो मिला है उसका हमें एक बार x के सापेक्ष अवकलन और करना है। इसका मतलब ही ये है कि जो आंसर आए उसका एक बार और कर दो, ठीक है। तो 6x² प्लस 6x, इसका हमें x के सापेक्ष अभी एक बार और करना है। 6 कांस्टेंट है, x² का अवकलन करूँगा तो कितना हो जाएगा 2x, है ना। पावर आगे और एक कम हो जाएगी तो x, और फिर आगे प्लस 6 कांस्टेंट है, x का अवकलन करूंगा तो x का x के सापेक्ष 1 होता है। ये सारी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं। तो 6 × 1 मतलब 6, तो क्या आंसर बना 12x प्लस 6। तो ध्यान रखें 2 बार अवकलन में कोई नई चीज़ नहीं है, बस जो काम तुम पहले एक बार किया करते थे अब वही काम 2 बार कर दोगे तो ये द्वितीय अवकलन बोल देंगे इसको। तृतीय अवकलन अगर हमें करना है तो उसके लिए हम 3 बार अवकलन करेंगे एक ही फलन का। एक बार किया ये आया, दोबारा किया ये आया, एक बार और करना होगा तो इसका एक बार और करेंगे, वो आंसर माना जाएगा। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि त्वरण को अवकलन के रूप में कैसे लिखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग का अगर समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमें त्वरण मिल जाता है। और वेग को कैसे लिखा करते हैं अवकलन के रूप में, तो dx अपॉन dt, यानी स्थिति विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब सोचो v वेक्टर की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ ना, v वेक्टर की जगह ये वाली वैल्यू उठा के इसकी जगह रख दूंगा तो a वेक्टर क्या मिलेगा हमें d अपॉन dt, और v वेक्टर की वैल्यू ये है, रख दें v की जगह तो dx अपॉन dt। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, x का t के सापेक्ष अवकलन, और जो कुछ भी आंसर आएगा उसका एक बार अवकलन और हो रहा है। इसका मतलब x का यहाँ 2 बार अवकलन हो रहा है, एक बार तो ये हो रहा है, एक बार और हो रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ d2x अपॉन dt², बोलते ही इसको ऐसे d2x अपॉन dt²। तो ये भी त्वरण का एक फॉर्मूला है। वेग के पदों में त्वरण को ऐसे लिख सकते हैं, और अगर विस्थापन के पदों में, स्थिति के पदों में आप त्वरण को लिखना चाहते हो तो फिर ऐसे लिख सकते हो। यानी स्थिति का विस्थापन का 2 बार अवकलन करूँगा समय के सापेक्ष, त्वरण मिल जाएगा, या फिर वेग का एक बार अवकलन करूँगा समय के सापेक्ष तो त्वरण मिल जाएगा। तो हमारी इस ग्राफ को लेके बात चल रही थी, मैं आपको बता रहा था कि मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, दोनों ही जगह जो प्रवणता होती है वक्र की वो 0 होती है, क्योंकि दोनों ही जगह स्पर्श रेखा जो आती है एकदम क्षैतिज यानी x अक्ष के समांतर आती है। फिर हम बात कर रहे थे वक्रता की, कि वक्रता का मापन किससे करते हैं, d2y अपॉन dx²। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसको d2y अपॉन dx² ही क्यों लिखते हैं। क्योंकि मुझे पता है वक्रता का मतलब यहाँ पर प्रवणता अलग
अगर सीधी रेखा नहीं है तो हर पॉइंट पर प्रवणता अलग मिलती है। यहाँ अलग झुकाव होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग, हर पॉइंट पर अलग अलग झुकाव है। यानी कि यहाँ प्रवणता अलग, यहाँ प्रवणता अलग, यहाँ प्रवणता अलग, यहाँ प्रवणता अलग। इसका मतलब प्रवणता में भी परिवर्तन हो रहा है, और प्रवणता में जिस दर से परिवर्तन होता है उसको हम वक्रता बोलते हैं। यानी प्रवणता में परिवर्तन की दर को वक्रता बोलते हैं। तो प्रवणता मतलब dy/dx, और इसमें भी दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ इतनी दूरी पर अलग प्रवणता थी, इतनी दूरी पर अलग, इतनी पर अलग, इतनी पर अलग। यानी प्रवणता में भी दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो प्रवणता मतलब dy/dx, और इसमें भी दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी परिवर्तन की दर निकालनी है तो क्या हम अवकलन कर देते हैं। तो दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है मुझे, तो मैंने प्रवणता का अवकलन कर दिया दूरी के सापेक्ष। तो ये हमें क्या मिल गई, वक्रता। यानी प्रवणता में परिवर्तन की दर को ही वक्रता कहते हैं। अब इसका ही तो मतलब हो गया ना d2y/dx², यानी y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन हो रहा है। आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। 3 बातें जो मैं अब तक बता रहा हूँ ना पूरी वीडियो में, केवल ये ध्यान रखना है आपको कि अगर हमें परिवर्तन की दर कहीं भी निकालनी होगी फिजिक्स में तो अवकलन किया करेंगे, प्रवणता निकालनी होगी कहीं भी फिजिक्स में तो हम अवकलन किया करेंगे, और अगर वक्रता निकालनी है तो फिर हम 2 बार अवकलन किया करेंगे। फलन, जो भी फलन हमें मिल रहा है ना, यानी वक्रता का मापन किससे करेंगे, d2y/dx² से। प्रवणता का मापन किससे करेंगे, dy/dx से। अब आ जाते हैं वापस अपने पॉइंट पर। मैक्सिमा और मिनिमा की क्या पहचान है कि दोनों ही जगह क्या प्रवणता 0 होती है। अब क्योंकि दोनों ही जगह प्रवणता 0 है तो अभी तक हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, क्योंकि प्रवणता दोनों की ही 0 है। तो इसका मतलब मुझे अभी एक पहचान और ऐसी चाहिए जो दोनों की अलग अलग हो, क्योंकि ये तो दोनों सेम है। तो अभी तक तो हम अंतर बता ही नहीं पाएंगे कहाँ मैक्सिमा मिल रहा है, कहाँ मिनिमा मिल रहा है। इसीलिए मुझे एक ऐसी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन चाहिए इनकी जो दोनों के लिए सेपरेट आ रही हो। तो वक्रता को लेके बात करते हैं। अगर मैं बात मिनिमा की करूँ, ध्यान देना, अगर हम मिनिमा पे बात करें ना तो इस पॉइंट से आगे जाने पर भी y की वैल्यू ऊपर जा रही है और पीछे आने पर भी y की वैल्यू ऊपर जा रही है ना। इसीलिए मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पर वक्रता जो है वो धनात्मक है। वक्रता धनात्मक होने का मतलब आप अभी के लिए इतना समझ लो कि इससे आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, क्या y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो मैं कह दूँगा कि इसकी जो वक्रता है वो धनात्मक है। और इस पॉइंट से आगे जाऊं या पीछे जाऊं, दोनों ही जगह, दोनों ही स्थितियों में क्या y की वैल्यू कम होती जा रही है, नीचे आ रही है, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर जो प्रवणता है, यहाँ पर जो वक्रता है वो ऋणात्मक है। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि मिनिमा पर वक्रता कैसी है, y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, यानी प्रवणता में परिवर्तन की दर बढ़ती चली जा रही है। मतलब यहाँ जो वक्रता है वो धनात्मक और यहाँ जो वक्रता है वो ऋणात्मक। तो दूसरी पहचान हमें ये मिल गई दोनों के लिए कि मैक्सिमा पर जो वक्रता होती है, वक्रता मतलब d2y/dx², वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, है ना। मैक्सिमा पर y की वैल्यू घट रही है नीचे की तरफ, नेगेटिव, और मिनिमा पर बढ़ रही है तो पॉजिटिव। यानी मिनिमा पर वक्रता जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, d2y/dx², वो हमेशा पॉजिटिव। तो ये वाली जो पहचान है ना, ये दोनों के लिए अलग अलग है। अब समझो आप इस पूरी बात का मतलब, हमसे कोई एक फलन देकर और उसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा की स्थिति पूछी जाएंगी, है ना। कोई भी एक फलन दे दिया जाए, y = 2x³ + 6x² + 3x - 4 = 0। इस तरह का मान लो आपको कोई फलन दे दिया गया है और आपसे बोला जाएगा कि बताओ x के किन मान पर या किस मान पर मैक्सिमा मिलेगा और किस मान पर मिनिमा मिलेगा। अब आपको ध्यान में केवल 2 बातें रखनी है कि सबसे पहले आपको उस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, अगर x के पदों में दिया है तो। यानी कि तुम्हें पहले प्रवणता निकालनी है और जो भी प्रवणता आए उसको 0 के बराबर रख देना है। क्यों 0 के बराबर रख देना है, क्योंकि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों ही जगह प्रवणता 0 होती है। इसीलिए प्रवणता निकालो पहले फलन की और उसको 0 के बराबर रख दो। अभी एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में जैसे ही तुम 0 के बराबर रखोगे, x के 2 मान निकल के आएंगे, भले ही पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाए, x के 2 मान निकलेंगे। ठीक है, उन 2 मानों को अलग नोट कर लो। उसके बाद फिर तुम निकालोगे वक्रता उसी फलन की, मतलब उसी फलन का एक बार और कर दोगे अवकलन,
और जो आपके पास अभी x के दो मान आए थे एक एक करके उस वक्रता में रखेंगे। अगर आंसर नेगेटिव आया तो कह दूंगा कि वहाँ मैक्सिमा मिलता है, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो कह दूंगा कि वहाँ पर मिनिमा मिलता है। यानी अभी हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको ये दोनों शर्तें ध्यान रखनी है कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, प्रवणता 0 वक्रता नेगेटिव, मिनिमा की कंडीशन क्या है, प्रवणता 0 और वक्रता पॉजिटिव। ठीक है ना। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो हमें ये एक फलन दिया हुआ है y बराबर x³ माइनस 12x प्लस 6x, और आपको बताना है कि x के किस मान पर मैक्सिमा मिलेगा और किस मान पर मिनिमा मिलेगा। तो हमें पता है मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या, कि प्रवणता दोनों ही जगह 0 होती है, मैक्सिमा पर वक्रता नेगेटिव होती है और मिनिमा पर वक्रता जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले मुझे इसकी प्रवणता निकालनी है। प्रवणता निकालने का मतलब कि मैं पहले इसकी dy/dx की वैल्यू निकालूंगा, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं सबसे पहले तो ठीक है, ये y की वैल्यू है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। x की पावर 3 का अवकलन करूंगा तो 3x², घात आगे आ गई और 1 कम हो गई तो 2 रहेगी, माइनस 12 कांस्टेंट है इसीलिए अलग कर लूँगा, और x का अवकलन करूँगा x के ही सापेक्ष, तो 1 आता है तो 12 इंटू 1 यानी कि 12 बचेगा, प्लस 6 का अवकलन करूँगा तो 0, यानी कि dy/dx का मान कितना निकला, 3x² माइनस 12। अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो भी प्रवणता होती है मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों के लिए प्रवणता की वैल्यू 0 है। तो जो प्रवणता निकल के आई है उसको तुम 0 के बराबर कर दोगे, है ना। यानी कि प्रवणता dy/dx का मान दोनों ही जगह, मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही जगह 0 होता है, तो dy/dx का मान रख लेते हैं इसकी जगह, यानी कि 3x² माइनस 12। इसको कोई इक्वेशन दे के छोड़ते हैं यहीं पर, इसकी वैल्यू बराबर कितनी, 0। अब 12 को उधर ले जाऊं तो 3x² इज इक्वल्स टू 12, x² इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू √4, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। यानी मुझे x के दो मान मिल गए, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा कि अब हम पहुंचेंगे वक्रता पर, और वक्रता का मतलब क्या है, d2y/dx², यानी कि आपने अभी जो y का अवकलन किया हुआ है x के सापेक्ष उसका एक बार और कर दो, यानी मुझे अभी इसका अवकलन और करना है, किसका, 3x² माइनस 12, और इसका अवकलन एक बार और करना है, x के सापेक्ष करना है। ठीक है, करते हैं। 3 कांस्टेंट है, अलग कर लिया, x² का करूँगा अवकलन तो कितना आएगा, 2x, माइनस 12 कांस्टेंट है और साथ में कोई और चर भी नहीं है तो अकेले कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ये कितना हो गया, 6x, है ना। यानी कि वक्रता d2y/dx² का मान हमें कितना मिल गया, 6x। अब क्या करना है, x की हमें जो दो वैल्यू मिली थी ना, +2 और -2, वो एक एक करके इसमें रखो। पहले मैं +2 रख रहा हूँ, है ना। +2 रखने पर d2y/dx² इज इक्वल्स टू 6 इंटू +2, x की जगह +2 रख दिया तो ये आएगा प्लस का 12, और -2 रखूँ तो -2 रखने पर, है ना, x बराबर +2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर रख लेते हैं इधर। तो अब क्या मिलेगा, d2y/dx² का मान 6 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -12। अब देखो, जब मैंने +2 रखा हुआ है तो वक्रता जो आ रही है वो धनात्मक आ रही है, और वक्रता धनात्मक किसके लिए होती है, मिनिमा के लिए। और जब मैंने -2 रखा हुआ है x का मान, तो जो वक्रता आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव किसके लिए होती है, मैक्सिमा के लिए। तो अब मुझे अपना आंसर ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कि x बराबर +2 पर फलन का मिनिमा प्राप्त होता है और x बराबर -2 पर फलन का मैक्सिमा प्राप्त होता है। जैसे यहाँ मिल रहा था ना, x बराबर +2 पर मिनिमा मिल रहा था और 4.2 पर क्या मिल रहा था, मैक्सिमा। ऐसे ही इसको बनाए बिना हम केवल अवकलन की हेल्प से ही पता कर सकते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा और कहाँ मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा कहाँ मिला है, -2 पर। इस फलन के लिए मिला है, ऐसा नहीं कि सबके लिए -2 पर मिलेगा। ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ था इसके लिए मैक्सिमा कहाँ मिला, -2 पर, मिनिमा कहाँ मिला, +2 पर।
मैं आपको एक और फलन देता हूँ। तो एक फलन हमें दे रखा है, मान लो y इज़ इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 4, है ना। इसमें तुम्हें बताना है कि x के किस मान पर इस तरह से मिनिमा मिलेगा और किस मान पर इस तरह से मैक्सिमा मिलेगा। आपको करना क्या चाहिए कि एक बार वीडियो को यहीं पर पॉज करें और ख़ुद चेक करो एक बार मैक्सिमा कहाँ मिलता है और मिनिमा कहाँ मिलता है ना, और बाद में फिर आंसर वेरीफाई करना। मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व एक बार। सबसे पहला काम होता है अपना प्रवणता निकालने का, यानी कि dy/dx की वैल्यू निकालने का। तो हम पहले इसका अवकलन करेंगे। 2 कांस्टेंट है, x³ का करूँगा तो 3x² हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट है, x² का करूँगा तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस 36 कांस्टेंट है x का, x के हिसाब से करूँगा तो 1 और 1 इंटू 36 तो ये प्लस 4 0, इसका कांस्टेंट का अवकलन 0 है ना। तो ये कितना बना 6x² माइनस 6x माइनस 36, ये मिली हमें dy/dx की वैल्यू यानी प्रवणता। और मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए ही प्रवणता जो होती है वो 0 होती है। तो मुझे इसका पूरे का मान, क्योंकि इसी का मान तो ये है, इसका पूरे का मान के 0 के बराबर रख देना है, यानी कि 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू पता करनी है। मैं एक काम करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व करके हमें निकालने x के 2 मान। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि एक द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो x कॉमन लिया, x माइनस 3, और इधर मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ प्लस 2, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 2, यानी x के हमें 2 मान मिल गए। क्या क्या मिले? 3 और 2, ये 2 मान मिले। अब अपना अगला काम क्या होता है कि हम वक्रता को लेके चलेंगे, यानी कि dy/dx²। हमें पता है dy/dx की वैल्यू ये आ रही थी, ये वाली। इसी का एक बार अवकलन और कर देंगे तो 2 बार हो जाएगा, यानी मैं डायरेक्ट इसी का अवकलन करता हूँ। एक बार और कर देंगे, एक बार इसका किया था ये आ गया, एक बार और कर देता हूँ किसका, 6x² माइनस 6x माइनस 36 का अवकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। 6 कांस्टेंट है, x² का अवकलन करूँगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 6x का अवकलन करूँगा तो 1 होता है ना, और माइनस 36 पूरा अकेला कांस्टेंट है तो 0, यानी ये कितना होगा 12x माइनस 6। ये हमें वक्रता d2y/dx² की वैल्यू मिल गई है। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमने x के जो 2 मान निकाले हुए हैं वो इसमें एक एक करके रख लेते हैं। जो भी आपने 2 मान निकाले हैं, सॉरी ये जो वैल्यू निकल के आएगी x प्लस 2, ये तो माइनस 2 आएगी ना, माइनस 2 है ना, वो प्लस 3 और ये माइनस 2। हाँ, तो हमने x की 2 वैल्यू निकाली हैं, प्लस 3 और माइनस 2। ये दोनों मान एक एक करके रख लेते हैं इसमें, और फिर देखते हैं कि वक्रता नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। यानी कि d2y ऐसे लिखूँ मैं पहले कि x बराबर 3 रखने पर अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3 रखता हूं तो d2y/dx² इज इक्वल्स टू 12 इंटू x की वैल्यू 3 माइनस 6, तो ये 36 में से 6 घटाएंगे तो प्लस का 30 बचेगा, है ना। और अगर मैं x की वैल्यू दूसरी वाली रखूं जो कि माइनस 2 है, x बराबर माइनस 2 रखने पर तो d2y/dx² यानी वक्रता की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 12 इंटू माइनस 2, है ना, और माइनस 6, तो ये कितना हो गया माइनस का 24 और माइनस का 6 यानी कि माइनस 30। अब देखो वक्रता नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। कहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा? x बराबर माइनस 2 पर। और यहाँ वक्रता पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ हमें
मिनिमा मिलेगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x बराबर 3 पर मिनिमा और x बराबर -2 पर मैक्सिमा मिलेगा। तो ये आज की वीडियो में हमने केवल ये डिस्कस किया है कि फिजिक्स में हम कहाँ कहाँ और किस किस तरह से अवकलन का यूज करेंगे। अवकलन की हेल्प से हम कोई भी राशि में परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। अवकलन की हेल्प से हम कोई भी राशि में किसी दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। अवकलन की हेल्प से हम दो राशियों से ग्राफ खींचकर उस ग्राफ से जो रेखा जो वक्र मिला करेगा उसकी प्रवणता निकाल सकते हैं। अवकलन की हेल्प से हम किसी भी फलन के मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन जान सकते हैं।